अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ोहेब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। सो दोस्तों, हम 29 अगस्त जो है उसका ओपिनियन पेज के आर्टिकल कवर करने लगे हैं। हम डेली बेसिस पे कवर करते हैं। अगर आप डेली सुनना चाहते हैं मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एडिटोरियल के भी हम बनाते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बनाई जाती है। एडिटोरियल के भी मैंने 29 अगस्त के बना के वीडियो अपलोड कर दिया, वो सुन लीजिएगा। चलते हैं अपने आर्टिकल पे। पहला जो कि हमारा कराची एनएफसी प्रॉब्लम के नाम से। दोस्तों थोड़ी सी एक चीज़ समझ लें, उसके बाद ये आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 2010 से पहले हमारे पास यानी कि 18th अमेंडमेंट से पहले जो हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था ना, वो इस तरह से था कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स लोकल लेवल पे इकट्ठा होता था। फॉर एग्जांपल जिस ज़िले का टैक्स इकट्ठा होगा, कहाँ से टैक्स इकट्ठा होगा? फॉर एग्जांपल जी, पार्किंग सिस्टम है, वहाँ से टैक्स आएगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वहाँ से आएगा। फॉर एग्जांपल जी, किसी भी कोई भी गाड़ी सामान लेके आ रही है पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल किसी सिटी में इंटर हो रही है, वो आगे जी उसके कैबिन लगा के बंदा बैठा हुआ है जो टैक्स लेगा उस बंदे से। इस तरह से ये जितने भी टैक्स के पैसे इकट्ठे होते हैं, ये लोकल गवर्नमेंट इकट्ठी करती थी, और लोकल गवर्नमेंट अपने ही एरिया में जिस शहर से इकट्ठा होना था उसी शहर में वो पैसे लगाते थे, जिसकी वजह से ना उनसे बजट का मसला होता था। वो अपनी मर्जी से टैक्स लगाते थे और अपनी मर्जी से डेवलपमेंट करते थे। अब मसला क्या हुआ, 10वीं जब हम 18th अमेंडमेंट लेके आए हैं, उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये इख्तियारात जो टैक्स इकट्ठे करने के लोकल गवर्नमेंट के पास थे, हमने वो वहाँ से ले लिए। वहाँ से लेके हमने जनरल सेल टैक्स रख दिया। जनरल सेल टैक्स क्या था कि फॉर एग्जांपल जो चीज़ सेल करनी है आपने, या जो चीज़ खरीदनी है, उस पे गवर्नमेंट को टैक्स देना है। उसमें 2 कैटेगरी बनाई गई। एक कैटेगरी बनाई गई सर्विसेज़ की, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे टैक्स लेना है, वो अब लेगा फेडरल। और जो सर्विसेज पे टैक्स लेना है, सर्विसेज किस तरह, फॉर एग्जांपल जी ट्रांसपोर्टेशन है, सर्विस है एक, इससे जो टैक्स आना है, फॉर एग्जांपल होटल्स वगैरह है, ये अब जो टैक्स आएंगे सारे, ये प्रोविंस हुकूमत के पास जाएंगे। यानी कि पीछे आप देखें कि लोकल के पास क्या बचा, आंसर इज जीरो। सो 18th अमेंडमेंट में ये हमने सत्यानाश कर दिया कि हमने जो लोकल गवर्नमेंट को सूबों ने या नीचे इख्तियार देने थे वो दिए ही नहीं, अपने पास रख लिए। अब ये राइटर कहता है कि अगर वो पैसे उसी तरह सिस्टम चलता रहता तो आज कराची कहाँ से कहाँ होता। अब इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। कराची एनएफसी प्रॉब्लम। दोस्तों 2010 में जो 7th एनएफसी अवार्ड और 18th अमेंडमेंट यानी कि आई हमारे सामने, कराची जिसके बाद जो कराची लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसकी जो पावर थी और जो पैसे उसके पास होते थे उसकी यानी कि उस पावर को कम कर दिया गया। 2010 से पहले क्या था, कराची जो था दोस्तों, वो अपनी मर्जी से खुद डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करता था और अपने शहर पे लगाता था। अब वो पैसे जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जाते हैं, अब कराची को नहीं जाते। सो कितना नुकसान हुआ कराची को 2010 से लेकर 2025 तक। कराची को 1236 बिलियन रुपीस जीएसटी से इकट्ठे करने चाहिए थे, लेकिन हुए कितने हैं, सिर्फ 200 बिलियन रुपीस। ये एनएफसी अवार्ड की वजह से, 18th अमेंडमेंट की वजह से कितना नुकसान हो गया, 1000 बिलियन रुपीस का कराची को नुकसान हुआ। इसके अलावा डेवलपमेंट मनी प्रॉब्लम देखिएगा, सिंध ने 3871 बिलियन रुपीस डेवलपमेंट पे 2010 से 2025 तक खर्च किए हैं। कराची का जो शेयर बनता था वो इसमें बनता था 1416 बिलियन रुपीस, लेकिन खर्च कितना हुआ कराची पे, जस्ट 472 बिलियन। इसका मतलब फेडरल प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो कराची का शेयर था उसमें 757 बिलियन रुपीस, लेकिन मिले कितने हैं, जस्ट 340 बिलियन। सो टोटल कितना कराची को लॉस हुआ है, 1.36 ट्रिलियन रुपीस। दोस्तों इट्स अ ह्यूज अमाउंट, आप देखें। इसके अलावा कराची में पोर्ट भी है। अब वो पोर्ट का पहले क्या अब ये जो पोर्ट बनी हुई है दोस्तों, इस पोर्ट के पैसे भी यानी कि कराची को नहीं जाते, हालांकि कराची में बनी हुई है। 1000 बिलियन रुपीस आप देखें यहाँ से इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन ये कराची पे नहीं इस्तेमाल होते। सो टोटल लॉस है जो तकरीबन वो 3 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा बनता है कराची का। अब वो कहता है कि अगर इतनी अमाउंट कराची को मिल जाती तो कराची में वाटर प्रोजेक्ट्स लग सकते थे, नई बसेस स्टार्ट हो सकती थी, रेलवे, सीवेज प्लांट, रोड रिपेयर, ये सारी जो प्रॉब्लम है ये इन पैसों से मुकम्मल हो जानी थी अब तक। लेकिन आप देखिए, आपने मसले को उस तरह से हल ही नहीं किया। सो क्या करने की ज़रूरत है, कराची को जिस तरह पहले वो टैक्स इकट्ठा करता था उसी तरह सिस्टम चलाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट मनी है, आपने जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लगाने हैं वो पॉपुलेशन को देखते हुए लगाएं कि किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, उस वहाँ पे ज़रूरत भी उतनी ज़्यादा, तो उतनी ज़्यादा वहाँ पे हॉस्पिटल बनने चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए। इसके अलावा प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। और जो पोर्ट का टैक्स है, जो कराची पोर्ट से इकट्ठा हुआ टैक्स, वो कराची में ही लगना चाहिए। दोस्तों ये आगे चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। दोस्तों एक बात तो आपको और करता चलूं कि हम
ऑनलाइन स्टडी भी करवाते हैं, CSSP, MSP, PSC, FPSC की। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, कमेंट कर सकता है। और अगर मेरा चैनल आपको, आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिले डॉन एडिटोरियल की, तो मेरा चैनल लाजमी आप सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे, जो कि हमारा काउंसलिंग नीड्स के नाम से। दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर ये चीज़ डिस्कस की जाएगी कि बच्चों को सिर्फ वो चीज़ पढ़ानी चाहिए जिसका उसके अंदर इंटरेस्ट हो। अब देखिएगा मसला क्या है, माँ और बच्चे की एक एग्जाम्पल दी गई है इस आर्टिकल के अंदर कि जो बच्चा है वो बिजनेस और मार्केटिंग पढ़ना चाहता था, उसमें इंटरेस्टेड था, लेकिन माँ जो थी, वो बच्चे की जो माँ थी वो चाहती थी बच्चा कंप्यूटर साइंस पढ़े, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में अब जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अब वो जो बच्चा था उसका, वो नहीं जानता था कंप्यूटर साइंस के बारे में, इतना उसका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि प्रेशर पड़ा उसकी माँ का, वो एग्री कर गया कि कंप्यूटर साइंस ही पढ़ेंगे। अब ये राइटर देखिएगा क्या कहता है। राइटर कहता है कंप्यूटर साइंस की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। पीपल, लोग जो है वो ये सोचते हैं कि फ्यूचर जॉब जो है वो कंप्यूटर साइंस और डाटा एनालिटिक्स बेस होंगी। यूनिवर्सिटी जो है वो भी कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स को ऑफर कर रहे हैं, और दूसरे सब्जेक्ट्स जिस तरह फिजिक्स है और सोशल साइंसेज हैं, वो वहाँ से स्टूडेंट्स अब उतने रजिस्टर उन सब्जेक्ट्स में नहीं हो रहे जितने आईटी के अंदर हो रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी ने देखें फिर इसका हल क्या निकाला, वही पुराने कोर्स पढ़ा रहे हैं लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया। जिस तरह फिजिक्स पढ़ा रहे हैं लेकिन फिजिक्स का नाम रख दिया फिजिक्स एंड रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स देखें वैसे ही लग रहा है एआई की कोई टर्म है, लेकिन सिलेबस सारा वही पहले वाला पढ़ाया जा रहा है, कोई चीज़ चेंज नहीं की जा रही। इसके अलावा राइटर कहता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गाइडेंस नहीं है बच्चों को मिले, या लोकल लेवल पे स्कूल जो है वो प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग नहीं प्रोवाइड करता। जो प्राइवेट काउंसलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, सिर्फ बड़े शहरों में है, छोटे शहरों में है ही नहीं। कई स्टूडेंट जो हैं वो फिर डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन वो गलत यानी कि इन्फॉर्मेशन पर और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पर गलत डिसीजन ले लेते हैं। अगर हम माजी की और आज की बात करें, पहले तो कैरियर चॉइसेस बहुत कम होते थे, डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना है तो काउंसलिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती थी। अब तो इतने ज़्यादा ऑप्शन है, काउंसलिंग की ज़रूरत है आपको। इसके अलावा अगर हम जॉब मार्केट चेंजेस की बात करें, तो लोग जो हैं दोस्तों, वो अब एक जॉब में पहले क्या करते थे, वो 30-40 साल स्टे करते थे, अब तो नहीं स्टे करते, अब तो अपनी जॉब चेंज कर लेते हैं। सो जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो मुसलसल डिक्लाइन कर रही है। सो हमें क्या करना चाहिए, यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन बॉडीज में अपनी कैरियर काउंसलिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स को करेक्ट इन्फॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए, और ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो कि क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या उनके लिए रिस्क है। दोस्तों, ये हमारी वीडियो थी। मैंने एडिटोरियल के भी आर्टिकल अपलोड कर दिया, वो भी सुनिएगा। अल्लाह हाफिज़।